धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री संजय सेठ, 15 मिनट हैं आपके पास। संजय सेठ है ना? संजय सेठ जी। उपसभापति जी, आपने मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बैंकिंग के इस कानून संशोधन बिल में 7 कानूनों में बदलाव आया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में आधुनिक, ट्रांसपेरेंट और रिफॉर्म बनने में मदद होगी और बैंक अपनी दिशा बदलने में कामयाब होंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में सरकार बनाई थी, उस वक्त हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व में 11वें नंबर पे थी। आज अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है और हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि अगले 5 सालों में हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन के उभरेंगे। और ये कदम जो बैंकिंग के संशोधन हैं, ये इस कार्य को पूरा करने में मदद करेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बैंकिंग सेक्टर को और मजबूत बनाने के लिए उनका जो कमिटमेंट है, उसको पूरा करने के लिए इन संशोधनों को लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 और 1980 में अमेंडमेंट लाया गया है। उपसभापति जी, जो पहला संशोधन है वो हम लोगों के जो डाटा की रिपोर्टिंग होती थी बैंकों की, वो हर लास्ट फ्राइडे को होती थी। अब उसको 1 से 15 तारीख के बीच में जो होगा उसके लास्ट फ्राइडे को, और 15 से 30 में जो लास्ट फ्राइडे होगा उस पे होगा, जिससे कि ये हमारे जो डाटाज हैं ये पूरी तरीके से एक अच्छी तरीके से सबके सामने रखे जा सकेंगे। दूसरा संशोधन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5 NC में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की परिभाषा को संशोधित करता है। इसमें वर्तमान में 5 लाख की सीमा को 2 करोड़ रुपए की सीमा चुकता भूमि पूंजी का 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिससे पारदर्शिता, सुरक्षा सुनिश्चित होगी और हितों के टकराव को कंट्रोल किया जा सकेगा। तीसरा अमेंडमेंट धारा 10A में तहत कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर का कार्यकाल को 8 साल से बढ़ाकर 10 साल किया गया है, जिससे व्यावहारिक समस्याएं जो आती हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। जो हमारे यहाँ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उसमें 28% की बढ़ोतरी हुई थी। मार्च 2023 में इस तरह का अनक्लेम्ड पैसा बैंकों में करीबन 42,272 करोड़ रुपया था। इसका मेन कारण ये था कि उत्तराधिकारी जो होते थे वो ठीक से नहीं हो पाते थे, उनको रुपया नहीं मिल पाता था। तो इस संशोधन के द्वारा हम लोगों ने 4 लोगों को नामित करने की एक सुविधा दी है, जिससे अनक्लेम डिपॉजिट्स को वो ले सकेंगे, चाहे वो लॉकर के अंदर पैसा हो, चाहे वो अकाउंट के अंदर पैसा हो, तो उनको ये एक बहुत बड़ी सुविधा इसके थ्रू मिलेगी। चौथा संशोधन धारा 16 में कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर्स हैं उनको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में कार्य करने की अनुमति दी जा रही है। यह सरकारी सहकारी बैंकों के संघीय ढांचे को प्रभावशीलता सुनिश्चित करेगा। एक संशोधन बैंक्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को रेम्युनरेशन के निर्धारण का अधिकार प्रदान करता है। इससे बैंक को
गुणवत्ता युक्त ऑडिट सर्विसेज मिल सकेंगी। जो बैंक्स चाहेंगे अच्छे ऑडिटर्स को ले सकेंगे, उनको पैसा उस तरीके से दिया जा सकेगा। ये सभी प्रावधान जो हैं बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाएंगे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी ने ये सरकार बनाई थी तो उनको सबसे बड़ी एक समस्या जो मिली थी वो बैंकिंग सेक्टर की मिली थी। सबको मालूम है कि 2014 से पहले राजनीतिक दबाव के अंदर आयोग व्यवसायों और अपने चहेते पूंजीपतियों को बैंकों पे फोन करके लोन दिए जाते थे, जिसका न कोई रिस्क असेसमेंट होता था, न ड्यू डिलिजेंस होती थी। और इसका उदाहरण विजय माल्या, नीरव मोदी, मोहेल चोकसी और कई सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंकों का रुपया हड़प रखा है। इसका ये परिणाम हुआ कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो पूरी तरह से चरमरा गई और सच्चे व्यापारी को न ऋण मिल पा रहा था और बैंकिंग सेवाओं को केवल 53% लोगों तक ही सीमित रह गई थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निजी साहूकारों से बड़े ही ऊंची ब्याज पे रुपया लेते थे। इसके लिए पूर्व आरबीआई गवर्नर ने भी ये माना है कि यूपीए के भ्रष्टाचार ने ही एनपीए की समस्या को जन्म दिया था। लेकिन मोदी जी की सरकार ने सिर्फ नारे नहीं दिए बल्कि एक्शन लिया और 3,20,000 करोड़ रुपया बैंकों में डालकर इसको दोबारा जिंदा किया। हमारी सरकार ने 4R की रणनीति रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म की नीति अपनाई है। एसेट क्वालिटी रिव्यू के जरिए छिपे एनपीए जो थे वो उजागर किए गए हैं और उन्हें छुपाने की जो चालें थी उनको खत्म किया गया है। इसका परिणाम यह है कि आज बैंकिंग सेक्टर स्वस्थ, प्रोफेशनली मैनेज्ड और आर्थिक रूप से सक्षम है और बैंक आज रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 10 लाख तक के लोनों में 238% व 50 लाख के लोनों में 300% की वृद्धि हुई है। इससे छोटे व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर को सशक्त किया गया है। हमारी सरकार ने बैंकों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें एक आईबीसी कोड है जिसमें खराब ऋणों को तेजी से वसूली की जा सके, इसका प्रावधान है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बैंकों ने वापस मिली है। उपसभापति जी, सबको ज्ञात है कि बड़े और डेवलप बैंक देशों में बैंक किस तरीके से डूबे और लाखों लोगों का धन उसके अंदर फंस गया, खत्म हो गया। परंतु हमारे देश के बैंक्स मजबूती के साथ इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं और लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का मुनाफा भी कमा रहे हैं। इसके लिए आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। उपसभापति जी, जब कोरोना का वक्त था उस वक्त सारे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी, परंतु हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल संभाला बल्कि उसको आगे बढ़ाया और उसके लिए बैंकों से जो बिजनेस कर रहे थे उन सबको एडिशनल लोन दिला के उनके बिजनेस को चलाया कि जो उनको पूंजी की जब भी जरूरत हो वो उसमें से निकाल के अपने व्यवसाय को चला सके। और यही उसकी वजह है कि आज हमारा देश बैंकिंग में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में बहुत आगे चल रहा है। उपसभापति जी, आज इन सुधारों के परिणाम स्वरूप
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। 2014 से 2024 के बीच बैंकों की जो शाखाएं, अभी एक माननीय विपक्ष के सदस्य बोल रहे थे कि बैंकों के अंदर बड़ा मिसमैनेजमेंट है, तो उनकी शाखाएं 1,17,900 थी, जो अब बढ़कर 1,65,000 हो गई हैं, और ग्रामीण शाखाओं की संख्या 41,855 से बढ़कर 55,372 हो गई हैं। इसी तरह सेमी अर्बन शाखाएं 32,504 से बढ़कर 45,314 और अर्बन शाखाएं 21,007 से बढ़कर 29,276 हो गई हैं। ये विस्तार ग्रामीण और शहरी भारत के वित्तीय समावेशन को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत आज रिकॉर्ड 53 करोड़ अकाउंट खुले हुए हैं, जिनमें कुल 2,37,000 करोड़ रुपया जमा है। इसमें पहले 2015 में जो औसत बैलेंस 1,065 रुपए का था, अब वो 4,397 रुपए का एवरेज बैलेंस हो चुका है। महिलाओं और छोटे व्यापारियों को पीएम मुद्रा और पीएम समृद्धि योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं, जिससे छोटे ठेले वाले, खोमचे वाले, इन सबको उसका लाभ मिल रहा है। और उसमें से 68% मुद्रा लोन जो है वो महिलाओं को दिए जा रहे हैं। आज हमारा देश के अंदर डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हो रहे हैं, विश्व में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। एक छोटे से भी ठेले वाला अपना एक स्कैन करा के अपना सामान बेच सकता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश की। और हमारे रुपे का जो कार्ड है, वो प्रधानमंत्री जी ने उसको यूएई के अंदर भी चलवाया है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपसभापति जी, मैं यूपी से आता हूं। वहां डबल इंजन की सरकार के तहत रिकॉर्ड विकास हो रहे हैं, और आज यूपी की अर्थव्यवस्था 27.5 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है। तो यूपी की बैंकिंग की जो व्यवस्था है, उसमें शानदार प्रगति हुई है। 2017 में बैंकों का कारोबार 12.3 लाख करोड़ रुपया था, जो आज 29.66 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। और हमारे प्रदेश का सीडी रेशियो 46% से बढ़कर 61% हो गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार यूपी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग देश का नंबर 1 राज्य बन गया है, और जिसकी हिस्सेदारी 16.2% है। आज यूपी में 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का लोन दिए जा चुके हैं। उपसभापति जी, एमएसएमई क्षेत्र के लिए पहली बार सरकार ने कोलैटरल फ्री लोन्स की सुविधा दी है, जिसमें प्लांट और मशीनरी खरीदने में बहुत मदद मिल रही है। इसके साथ साथ एजुकेशन लोन्स के भी 2017-18 में 71,000 करोड़ रुपए से जो बढ़कर अब 2024 में 1.3 लाख करोड़ रुपया हो गया है। एजुकेशन लोन में भी 7.5 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी कोलेटरल और मार्जिन मनी के लिए दिया जा रहा है। ये शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कदम है कि हमारा पूरा देश शिक्षित हो, अपने हाथों पे खुद काम कर सके। किसान का जो क्रेडिट कार्ड है, उनकी संख्या 2013 में जो 6,46,000 करोड़ थी, वो अब बढ़कर 7,75,000 करोड़ हो गई है। और इन खातों में आज जो ऋण के अमाउंट है वो 3,63,000 करोड़ रुपया है, से बढ़कर
अब 9,81,00,000 करोड़ रुपया हो गया है। अटल पेंशन योजना में भी 7 करोड़ ग्राहक हैं, जिसमें 47% महिलाएं हैं। आज बैंकिंग सेवाएं देश के हर कोने में पहुंच रही हैं और ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाया है। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। मैं इसी के साथ इस संशोधन का समर्थन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी, 11 मिनट है आपके पास।